हेलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक नंबर नेक्स्ट है वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यानी इनकम। कल हमने देखा था कि यानी एक्सपेंसेस है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वैसे ही इनकम भी यानी डायरेक्ट इनकम और यानी इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम होती है और इनडायरेक्ट इनकम होती है। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? तो such incomes are directly related with business of the entity। जो इनकम यानी बिजनेस जो भी किया जा रहा है, ठीक है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे ये एग्जांपल लिया गया है, यानी सेल ऑफ गुड्स हो गया, या रेंडरिंग या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हो गया। जैसे कि यानी एग्जांपल लिया जाता है, यदि कोई भी यानी प्रश्न है, यदि फर्नीचर का बिज़नेस कर रहा है, तो यानी फर्नीचर पहले लकड़ी है वो रो एज ए रो मटेरियल के रूप में यानी ख़रीदता है, परचेज़ करता है, फिर उसको यानी फिनिश गुड्स के रूप में यानी कन्वर्ट करता है, फर्नीचर्स में यानी कन्वर्ट करता है और उसको यानी सेल करता है। तो वो उसकी यानी क्या होगी, यानी फर्नीचर को ख़रीदना, फिर उनको बेचना और बेच कर सेल करके इनकम कमाना, वो उसकी क्या हो गई, यानी डायरेक्ट इनकम हो गई। यदि जैसे कि यानी बैंक्स है, अब बैंक का यानी डायरेक्ट इनकम क्या होगी, बैंक की होगी, यानी जो लोन प्रोवाइड करती है, लोन एडवांस है, उस पर यानी इंटरेस्ट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई। और कहीं पे भी यानी इन्वेस्टमेंट करती है तो उनके पर जो रिटर्न कमाती है वो उसकी इनकम हो गई। कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो वो उसकी यानी क्या होगी, यानी डायरेक्ट इनकम। मेन बैंक की इनकम होगी, यानी जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो हो गया। जो लोन प्रोवाइड करती है उस पर इंटरेस्ट का इनकम हो गया, और इन्वेस्टमेंट और कहीं पे भी करती है उस पर यानी जो रिटर्न कमाती है वो उसका बैंक का इनकम हो गया। तो ये क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं यानी डायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट इनकम होता है कि सच इनकम आर नॉट डायरेक्ट रिलेटेड विद द बिजनेस, जो कि बिजनेस की यानी डायरेक्ट इनकम नहीं होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी एंटिटी है, जो कि एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यानी वापस वही एग्जांपल लेते हैं, यानी फर्नीचर का यानी बिजनेस करती है। अब उसके यानी फर्नीचर को यानी बेचने से जो इनकम आएगी वो उसकी यानी डायरेक्ट इनकम है। परंतु यदि उसने अपना यानी जो भी यानी मनी है कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, यदि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो शेयर्स पे जो डिविडेंड के रूप में इनकम आती है, या किसी को लोन दे रखा है तो यानी इंटरेस्ट के रूप में इनकम आती है, या फिर रॉयल्टी के रूप में इनकम आती है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो स्क्रैप रह जाती है उसको बेचने से जो यानी प्रॉफिट होता है, तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि ये उसके यानी कोर बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंटिटी का बिजनेस क्या है, एंटिटी का बिजनेस है यानी फर्नीचर है, उनको बेचना और उनसे भी यानी इनकम प्राप्त करना। जबकि जो डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ असेट्स के रूप में, ये उसकी क्या हो गई, यानी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो जब एंटिटी के यानी कोर बिजनेस, जो उसका कोर बिजनेस है, उससे जब जो इनकम अराइज होती है, ठीक है, जो मेन मेन बिजनेस होता है, जो मेन एक्टिविटी होती है, मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, जैसे फर्नीचर का कोई यानी प्रश्न है, बिजनेस कर रहा है तो वो उसकी इनकम होगी। यदि कोई जैसे हॉस्पिटल है तो ये जो हॉस्पिटल में यानी जो हॉस्पिटल की से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और है ऑपरेशन करते हैं और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसकी यानी हॉस्पिटल की सर्विसेज है वो क्या होगी, डायरेक्ट इनकम होगी। परंतु वही कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या बिल्डिंग है वो रेंट पे दे रखी है, उससे रेंट आता है, तो वो उसकी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो ये इनकम दो तरह की होगी, डायरेक्ट इनकम होगी और इनडायरेक्ट इनकम हो गई। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज की नेचर क्या होती है? तो एक्सपेंसेज दो नेचर के होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेज, और एक होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज। अब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेज क्या होता है? तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म expenses usually used immediately, या और within 1 year. They include all the expenses that are required to meet the current operation cost of the बिजनेस है। कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस यदि सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो क्या होते हैं कि कोई भी एंटिटी है अपने बिजनेस को
को बिजनेस के यानी डे टू डे रूटीन में जो भी यानी एक्सपेंसेस करती है, जैसे कि टेलीफोन का हो गया, लाइटिंग का हो गया, उसका प्रिंटिंग का हो गया, स्टाफ को यानी जो वेजेज और सैलरी देते हैं उसका हो गया, या और भी जैसे स्टेशनरी का हो गया, यानी जो भी जो एंटिटी को यानी डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे लगते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। साथ ही उनका जो पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, यानी 1 ईयर से अबो नहीं होता है, यानी अप टू 1 ईयर होता है। यदि 1 ईयर से अबो है और एंटिटी को यदि बेनिफिट प्रोवाइड करें, यदि अबो 1 ईयर है, यदि वो अबो 1 ईयर है तो फिर वो कैपिटल नेचर में आ जाएंगे। परंतु जो एंटिटी के यानी डे टू डे नेचर से रिलेटेड है, डे टू डे ऑपरेशन है, एंटिटी का जो डे टू डे ऑपरेशन किया जाता है उससे रिलेटेड है, साथ ही उनका जो यानी पीरियड है अप टू 1 ईयर है, यदि ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो राजस्व व्यय अल्पकालीन व्यावसायिक व्यय हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड होते हैं जो आमतौर पर तुरंत या 1 वर्ष के भीतर उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनका पीरियड भी मैक्सिमम 1 ईयर ही होता है। इनमें व्यवसाय की वर्तमान परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी व्यय शामिल है, क्योंकि बिजनेस को यानी ऑपरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं जो उन्हें अनिवार्य रूप से परिचालन व्यय के समान बनते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे, यानी सैलरी और वेजेज हो गया, तो यानी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको यानी मंथली है वो सैलरी पे की जाती है, या इंश्योरेंस का हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेंट ऑन ए प्रॉपर्टी हो गया, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये बिजनेस को यानी डे टू डे बेसिस पर यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस है वो किए जाते हैं, और इनका पीरियड भी अप टू 1 ईयर तक ही होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक दूसरा होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आर फंड्स दैट ए कंपनी यूज्ड टू एक्वायर या इम्प्रूव या मेंटेनेंस फिजिकल असेट्स, लैंड, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर या और इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट और लाइसेंस दैट एक्सपेंसेस प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द एंटिटी मोर देन 1 ईयर। यानी ये एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि यानी एंटिटी ने कोई मशीनरी है वो एक्वायर की है, या कोई लैंड है वो एक्वायर की है, या एंटिटी ने अपनी बिल्डिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट करवाया है, तो उसकी यानी एक तो अमाउंट भी क्या होती है, अमाउंट का जो वॉल्यूम होता है वो भी हाई होता है, प्लस जो उसका जो बेनिफिट है, जो एंटिटी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो भी मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यानी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे बेसिस पे नहीं करने पड़ते हैं। एक बार ये एक्सपेंसेस कर दिए तो कंपनी को कई कई पीरियड तक है, यानी काफ़ी पीरियड तक है, वो कितना भी पीरियड हो सकता है, 2 ईयर्स हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है, या 5 ईयर्स भी हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि ये कंपनी को ने एक बार यदि ये एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए, यानी यदि एक्सपेंसेस यानी इनकर्ड का मतलब है यानी वे कर दिए, तो कंपनी को बार बार एक साल में यानी बार बार में ये खर्चे हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये कंपनी को बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर तक यानी प्रोवाइड करेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो पूंजीगत वे फंड है जिनका उपयोग कंपनी भौतिक संपत्ति जैसे कि भूमि हो गया, संपत्ति हो गया, उपकरण, सॉफ्टवेयर या अमूर्त संपत्ति, पेटेंट, लाइसेंस प्राप्त करने, सुधारने, बनाए रखने के लिए करती है। क्योंकि यदि ये एक्सपेंसेस एक बार एंटिटी ने कर दिया तो यानी मोर देन 1 ईयर तक एंटिटी को वापस नहीं करने पड़ेंगे, और एंटिटी को 1 साल से अधिक ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।